नमस्कार दोस्तों, देखिए बीएसएनएल एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन से सैबैटिकल स्कीम का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है उसके बारे में 5 जून 2026 को अपडेट आया है। यहाँ पे सैबैटिकल जो एप्लीकेशन है उसका सैबैटिकल स्कीम क्या है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर एसओपी यहाँ पे बोला गया है। तो आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे the approval of the competent authority to implement the BSNL sabbatical scheme 2026 along with the standard operating procedure for sabbatical applications, the detailed provision governing the eligibility, duration of sabbatical, condition of applicability during the sabbatical period, procedure for submission and approval of the application, obligation of employee in terms of rejoining are contained enclosed। तो यहाँ पे सभी चीज यहाँ पे बोला गया है कि कौन सैबैटिकल एप्लीकेशन कर सकता है, कितना दिन के लिए कर सकता है, उसका प्रोसेस क्या है, जब सैबैटिकल पीरियड में रहेंगे तो एक एम्प्लॉय के कर्मचारी का क्या क्या बाध्यताएं होंगी और सैबैटिकल के बाद वो जब कंपनी में रिज्वाइन करेंगे तो उसका क्या पद्धति होंगे। तो ये पूरा चीज सैबैटिकल जो स्कीम है, ठीक है, ये सैबैटिकल स्कीम 2026 के अंदर इसको लिपिबद्ध किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं जो सैबैटिकल स्कीम 2026 है और उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। ठीक है, पहले हम लोग आते हैं जो बीएसएनएल सैबैटिकल स्कीम, बीएसएनएल सैबैटिकल स्कीम 2026। तो इसको क्या बोला जाएगा? बीएसएनएल सैबैटिकल स्कीम बोला जाएगा। ठीक है, बीएसएनएल सैबैटिकल स्कीम 2026। ठीक है, और ये जिस दिन से इसका अप्रूवल हो गया है उसी दिन से एक कार्यकर होगा। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है, द स्कीम इज इंटेंडेड टू एनेबल द बीएसएनएल फॉर मैन पावर रैशनलाइजेशन and cost optimization of company and provide structured mechanism whereby eligible employee may subjected to the organization requirement। तो यहाँ पे क्या है? मैन पावर रैशनलाइजेशन इसका उद्देश्य है और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इसका उद्देश्य है। क्या यहाँ पे होगा? अटेंड टू पर्सनल और फैमिलियर और सोशल ऑब्लिगेशन। यहाँ पे क्या होगा कि एम्प्लॉई को ये मौका दिया जाएगा कि वो अपना कोई पर्सनल निजी जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम है, सोशल कोई ऑब्लिगेशन है, उसको सपोर्ट स्पाउस, बीवी बच्चा को एकेडमिक प्रोफेशन में हेल्प करने के लिए, खुद का हायर एजुकेशन के लिए, उसके बाद एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन, अगर कोई चाहते हैं कि दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन में जाना तो उसके लिए वॉलंटरी डिसएंगेज फ्रॉम सर्विस फॉर ए डिफाइंड पीरियड विदाउट सर्विसिंग कंटिन्यूटी ऑफ द पीरियड। ठीक है, सीवियरिंग। तो ये सब यहाँ पे सैबैटिकल में आएगा। तो एप्लीकेबिलिटी क्या है? एप्लीकेबिलिटी है कौन सैबैटिकल ले सकता है, कौन कौन ले सकता है। ठीक है, ये है कि कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय बिलो बोर्ड लेवल ले सकता है। दूसरा क्या है कि एम्प्लॉय मस्ट बोथ ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर सैबैटिकल ऑन डेट ऑफ इस अप्रूवल। क्या क्या होना चाहिए? 3 चीज होना चाहिए एम्प्लॉय का। एक है सस्पेंशन में होना नहीं चाहिए, सस्पेंड नहीं होना चाहिए। दूसरा बात है कि कोई पनिशमेंट उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। और तीसरा बात है कि उसके ऊपर कोई विजिलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कहीं भी संदिग्ध चीज नहीं होना चाहिए, सस्पेंशन हो, पनिशमेंट हो, विजिलेंस हो, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। In respect of observed from any other organization, past service including the deputation prior to the absorption shall be counted for eligibility। तो वहाँ पे जो डेपुटेशन पीरियड का प्रायर जो है वो भी एलिजिबिलिटी के लिए कंसीडर किया जाएगा जो ऑब्जर्व एम्प्लॉय है। ये स्कीम किसके लिए अप्लाई नहीं होगा? नॉट अप्लाई किसके लिए नहीं होगा? प्रोबेशन, अगर कोई प्रोबेशन पीरियड में अगर कोई ज्वाइन करता है, ज्वाइनिंग के 2 ईयर प्रोबेशन पीरियड होता है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ट्रेनिंग और अप्रेंटिस पीरियड में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा, कोई कैजुअल एम्प्लॉइज के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा, और
जो बीएसएनएल एम्प्लॉइज डेपुटेशन में बीएसएनएल का बाहर है, बीएसएनएल का अगर कोई एम्प्लॉइज डेपुटेशन में, मानिए कि ओएनजीसी में काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए क्या है कि एम्प्लॉइज ऑन डीम डेपुटेशन, डेपुटेशन विद इन बीएसएनएल, ये भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। आप सैबैटिकल का डेफिनेशन क्या है? बाय डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, सैबैटिकल मीन्स वॉलेंटरी प्लान्ड नॉन ड्यूटी पीरियड अवेल अंडर दिस स्कीम। तो नॉन ड्यूटी पीरियड आप वॉलेंटरी लेंगे, व्हिच शैल बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट एमसी सोली फॉर लीव अकाउंटिंग पर्पज। हाउएवर, नॉटविथस्टैंडिंग content in CCS leave rules to 2021 or any other service rule, the period of sabbatical shall not be treated as qualifying service for पेंशन, ग्रेचुइटी और एनी अदर सर्विस रिलेटेड बेनिफिट। तो ये जो सैबैटिकल पीरियड जो है, ये सैबैटिकल पीरियड में ये सब चीज कैलकुलेट नहीं होगा, ना पेंशन कैलकुलेट होगा, ना ग्रेचुइटी कैलकुलेट होगा, ना और दूसरा कोई सर्विस रिलेटेड जो बेनिफिट है वो कैलकुलेट होगा। मतलब है, सीधा भाषा में अगर बोलेंगे तो सैबैटिकल लीव ऐसा लीव है जिस लीव में आपको कुछ भी फायदा नहीं है, ना मिलेगा पैसा, ना मिलेगा ग्रेचुइटी, ना मिलेगा सर्विस रिलेटेड कोई भी बेनिफिट। फॉर रिमूवल ऑफ डाउट, सैबैटिकल अंडर द स्कीम शैल कॉन्स्टिट्यूट ए डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ ऑथोराइज्ड एब्सेंट, एक ऑथोराइज्ड एब्सेंस क्रिएट under the BSNL policy and provision of CCS rules shall apply only for a limited leave accounting purpose, not for determining any service benefits. Okay, समझे? यानी कि BSNL जो CCS रूल है वो अप्लाई होगा आपका लीव अकाउंटिंग पर्पस के लिए, मगर सर्विस बेनिफिट के लिए ये सैबैटिकल में आपको कुछ भी चीज नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए सब डेफिनेशन, कंपनी क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है, ठीक है, जो क्लॉज 9 के अंदर आएगा, कंट्रोलिंग ऑफिसर क्या है, जो आपका कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग यूनिट क्या है, एम्प्लॉय क्या है, ये सब दिया रहेगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। एलिजिबल कंडीशन क्या है कि कौन ले सकता है सैबैटिकल लीव। देखिए, सैबैटिकल लीव लेने का सबसे बड़ा बात है कि जिसका कॉम्प्लीशन ऑफ 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, 10 साल आपका नौकरी होना चाहिए रेगुलर एम्प्लॉय के। दूसरा क्या है, एम्प्लॉय मिनिमम रेसिडिवल सर्विस पीरियड, रेसिडिवल जो सर्विस है वो 1.5 साल होना चाहिए, ठीक है, जब से सैबैटिकल ले रहे हैं। यानी कि आपका जो उम्र है वो 57.5 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है, 57.5 साल के बाद अब नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और सैबैटिकल लीव शैल नॉट बी एडमिसेबल आफ्टर एज ऑफ 58, ठीक है। तो आपको 57.5 के नीचे होना चाहिए आपका उम्र और 10 साल सर्विस होना चाहिए। ये है सैबैटिकल का आपका एलिजिबिलिटी। ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी, देखिए सैबैटिकल आपको मिनिमम जो पीरियड है वो मिनिमम पीरियड 6 महीने के लिए मिलेगा और मैक्सिमम 5 साल के लिए मिलेगा सैबैटिकल। दूसरा बात क्या है कि एक्सटेंशन में बी परमिटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दैट सेल्फ टोटल जो सैबैटिकल पीरियड है, टोटल सैबैटिकल पीरियड आपका 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और क्या बातें हैं कि एम्प्लॉई में अवेल सैबैटिकल पीरियड 3 टाइम्स ड्यूरिंग एंटायर सर्विस कैरियर, तो 3 बार सैबैटिकल ले सकते हैं पूरा सर्विस कैरियर में। और देयर शैल बी मिनिमम गैप ऑफ 3 years बिटवीन 2 सैबैटिकल पीरियड, मिनिमम गैप 3 साल होना चाहिए 2 सैबैटिकल पीरियड के बीच में, रेकॉन फ्रॉम द डेट ऑफ रिज्वाइनिंग फ्रॉम प्रीवियस सैबैटिकल। तो पिछला जो सैबैटिकल से अगर ज्वाइन किए हैं उसके बीच में 2-3 साल का गैप होना चाहिए। मतलब क्या है कि सोचिए आप 2025 जून में, ठीक है, आप सैबैटिकल से ज्वाइन किए हैं, प्रीवियस सैबैटिकल से उदाहरण से बोल रहे हैं, तो 3 साल मतलब क्या है कि 26, 27, 28, यानी कि जून
जून 2028 के बाद ही आप फिर से सैबेटिकल ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से ही आप सैबेटिकल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और 3 बार टोटल ले सकते हैं पूरा सर्विस में, 3 बार सैबेटिकल ले सकते हैं और मैक्सिमम 5 साल का ले सकते हैं, 5 साल से ज्यादा। ये जो सैबेटिकल है इसका प्रोसीड्यूर क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे सैबेटिकल? द कंट्रोलिंग यूनिट शैल इंश्योर दैट नॉट मोर देन 10% of the employee under this unit that is headed by GM और PGM are on sabbatical in any point of time। 10% से ज्यादा आपको सैबेटिकल नहीं देना है। ठीक है, तो ये सीलिंग जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव सीलिंग है। दूसरा बात है, एम्प्लॉई शैल अप्लाई फॉर सैबेटिकल पीरियड थ्रू प्रॉपर चैनल। थ्रू प्रॉपर चैनल करना है आपको एटलीस्ट 45 डेज इन एडवांस। ठीक है, फॉर प्रपोज्ड कमेंसमेंट डेट। तो जो डेट से आप करना चाहते हैं उसका 45 दिन पहले आपको अप्लाई करना है थ्रू प्रॉपर चैनल। ठीक है, 45 दिन पहले करना है। और जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो एनेक्सियर 1 में दिया हुआ है, वो हम लोग आप लोगों के साथ साझा करेंगे। ये जो है ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है आपका एनेक्सियर 1, जहाँ पे कैसे सैबेटिकल लेना है ये पॉलिसी के बारे में। इसमें क्या क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एम्प्लॉय का नाम है, HRMS नंबर, डिजिग्नेशन, ग्रेड पे। ठीक है, कौन सा सर्कल से आते हैं, आप एग्जीक्यूटिव है कि नॉन एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, डेट ऑफ सुपरवाइजेशन क्या है, और टोटल सर्विस लेंथ कितना है, क्योंकि आपको 10 साल के अगर कम होता है तो सैबेटिकल नहीं मिलेगा। डिटेल्स ऑफ द सैबेटिकल अवेल्ड अर्लियर, अगर पिछले कोई सैबेटिकल लिए हैं तो पहले बार जब लेंगे तो ये नॉट एप्लीकेबल होगा। और प्रपोज सैबेटिकल डेट, तो यहाँ पे अगर आप 2027 से लेना चाहते हैं, ठीक है, 2028 तक, तो ऐसे करके लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं सब साल लिख दिया, आपको डेट लिखना है। ठीक है, ऐसे 1/1/2027 से 1/1/2028 ऐसे करके लिखना है। ठीक है, उसके बाद पर्पस क्या है, तो यहाँ पे बहुत सारा पर्पस दिया हुआ है, पर्सनल है, पाउस है, हायर स्टडीज है, खुद का, डिपेंडेंट का, एंटरप्रेन्योरशिप है कि आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है एल्सवेयर, कहीं पे अगर कॉन्ट्रेक्चुअल जाके काम करना चाहते हैं, तो ये सब आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपको लिखना है कि ये जो विजिलेंस केस आपके पेंडिंग नहीं है, अगर है तो आपको ऐसे ही सैबेटिकल नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है कि अगर किसी का लोन ड्यू चल रहा है कि नहीं, तो इसको आपको नो करना है। और यहाँ पे आपका सैबेटिकल लीव के दरमियान आपको ये सब दे देना है कि आपका एड्रेस क्या रहेगा, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी क्या रहेगा, और डिक्लेरेशन बाय द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को यहाँ पे बहुत सारा चीज डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अपना इच्छा से सैबेटिकल ले रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड सैबेटिकल इज ए नॉट मैटर ऑफ राइट, ये मेरा अधिकार नहीं है, ये अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर अप्रूव करेंगे तब जाके ले सकते हैं, इसमें हमको कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, बोल के आपको यहाँ पे साइन करना है, आपका नाम लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है, डेट प्लेस लिख के आपका कंट्रोलिंग अथॉरिटी से रिकमेंड कराना है, यहाँ पे सील स्टैम्प मारेगा। तो अगर आप सोचिए थ्रू प्रॉपर चैनल कर रहे हैं, तो अगर आप जेटीओ हैं, ठीक है, आपका कंट्रोलिंग क्या होगा, एसडी, तो आपको यहाँ पे एसडी सिग्नेचर करेगा। ठीक है, एसडी कर लिया, उसके बाद एजीएम सिग्नेचर करेगा। ठीक है, उसके बाद डीजीएम करेगा। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पे जीएम करेगा, फिर जाके आपका होगा। तो ये थ्रू प्रॉपर चैनल का हो गया। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका एप्लीकेशन हो गया। देखिए और क्या है, कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी है ये आपको 45 दिन आपको रिलैक्स करेंगे। ठीक है, ग्रांट ऑफ सैबेटिकल शैल प्योरली बी डिस्क्रिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, आप इसको एज ए राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और बीएसएनएल का पूरा राइट है ये सैबेटिकल कैंसिल करने के लिए। आप देखिए अंडरटेकिंग क्या है, आप जब सैबेटिकल दे रहे हैं तो आपको एक अंडरटेकिंग आपको देना है जो एनेक्सिया 2 में है। देखिए एनेक्सिया 2 में कैसे अंडरटेकिंग देना है।
अंडरटेकिंग भरना है उसमें आपको यहाँ पे आई के बाद ये पूरा नाम लिखना है, HRMS नंबर लिखना है, उसके बाद डेजिग्नेशन लिख देना है और प्रेजेंटली कहाँ पे पोस्टिंग है। ठीक है, अगर सोचिए आप कॉर्पोरेट ऑफिस में पोस्टिंग है तो आप कॉर्पोरेट ऑफिस लिखेंगे BSNL। आप अगर सोचिए कि सर्कल ऑफिस में पोस्टिंग है कहीं पे, ठीक है, तो आप सर्कल ऑफिस लिखेंगे। सोचिए आप CTD में पोस्टिंग है, CTD सर्कल ऑफिस में, तो आप CTD सर्कल ऑफिस लिखेंगे। ठीक है, ऐसे टाइप का आप लिखेंगे। इसके बाद क्या है, ये पूरा जो लिखा रहेगा, ये पूरा लिखने के बाद यहाँ पे आप साइन नाम लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे, डेजिग्नेशन देंगे। ठीक है, और जो BA यूनिट है, ये यूनिट की तरफ से यहाँ पे आपका नाम सिग्नेचर होगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, यानी कि ये सैबैटिकल लीव अप्रूव करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव और GTO लेवल के लिए CGM होंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिव अप टू AGM और DE डायरेक्टर HR होंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और DGM एंड अबव लेवल पे CMD होंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, अब स्टेटस ड्यूरिंग सैबैटिकल, यानी कि जब सैबैटिकल लेंगे तब आपका स्टेटस क्या होगा। नॉट विथस्टैंडिंग एनी कंटेंट इन CCS लीव rules or any other services rules, sabbatical under this scheme constitute a distinct category of voluntary non-duty period. The provision applicable to extraordinary leave, ठीक है, ये EOL extraordinary leave apply only to the limited leave accounting processes. आप sabbatical period में क्या constitute a break, not constitute a break in service, ये सर्विस ब्रेक नहीं होता है। नॉट काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस फॉर एनी सर्विस रिलेटेड बेनिफिट, तो इसमें क्वालिफाइंग सर्विस भी आपका काउंट नहीं होगा। ठीक है, और देखिए नो पे, कोई भी पेमेंट नहीं है, अलायंस नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं है, लीव एक्रूअल नहीं है, LTC नहीं है, कोई भी रिम्बर्समेंट नहीं है, जैसे कि मेडिकल बेनिफिट वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है इस टाइम पीरियड में। सैबैटिकल शैल नॉट कंटेंट विथ एनी फॉर्म ऑफ लीव, यानी कि दूसरा कोई लीव के साथ आप इसको नहीं ले सकते। जैसे कैजुअल लीव के साथ आप EL नहीं ले सकते हैं, EL के साथ आप कम्यूटेड लीव नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सैबैटिकल भी दूसरे किसी के साथ नहीं ले सकते हैं। द पीरियड of leave shall not be reckoned towards the residence or eligibility of any purposes. The time period for upgradation of non-functional NF grade under, तो ये भी आपको यहाँ पे the period of sabbatical shall not be reckoned towards रेसिडेंसी और एलिजिबिलिटी पीरियड फॉर एनी पर्पज है, तो इसमें आप भी आपका एलिजिबल नहीं होता है। जैसे कि आपका NEPP EPP ये सब नहीं मिलता है। रेसिडेंसी फॉर एलिजिबिलिटी पोस्ट बेस्ड प्रमोशन, ठीक है, इसमें भी आपका नहीं होता है। प्रोवाइड दैट व्हेयर एन एम्प्लॉई अदरवाइज बिकम एलिजिबल फॉर ए पोस्ट बेस्ड प्रमोशन आफ्टर एक्सक्लूडिंग द पीरियड ऑफ सबैटिकल, सच प्रमोशन इफ ड्यूज शैल बी गिवन only after rejoining of the company without loss of seniority in the substantive grade, without any claim of pay fixation, arrear, pay anomalies। ठीक है, तो आपको जो पोस्ट बेस्ड प्रमोशन है वो मिल जाएगा, और जो टाइम बाउंड प्रमोशन से वो नहीं मिलेगा। ये देखिए, पीरियड ऑफ shall not reckon towards the residency or eligibility period for the following purposes, तो इसमें आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और देखिए पेंशन ग्रेचुइटी गवर्न बाय द स्पेसिफिक प्रोविजन कंटेन इन सच स्कीम। देखिए मेडिकल फैसिलिटी, कोई भी आपका मेडिकल रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। हाउस एकोमोडेशन, देखिए हाउस एकोमोडेशन आप कर सकते हैं अगर BSNL का क्वार्टर में रहते हैं। ठीक है, वो जो रूल का हिसाब वो रूल के हिसाब से चलेगा। एम्प्लॉई सोली रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द टाइमली पेमेंट ऑफ ऑल ड्यूज, जैसे कि लाइसेंस फी, इलेक्ट्रिक, वाटर, सभी पैसा एम्प्लॉइज को खुद का अपना जेब से देना पड़ेगा। BSNL के पास ये अधिकार है कि वो आपका क्वार्टर वैकेट करने के लिए बोले। रिटायरमेंट और टर्मिनल बेनिफिट, एम्प्लॉइज गवर्न बाय EPF और सुपरएनुएशन पेंशन स्कीम
नो पेंशन और सुपरएनुएशन बेनिफिट शैल एक्रू ड्यूरिंग द सैबेटिकल पीरियड। सैबेटिकल पीरियड में आपको कोई पेंशन वगैरह ये सब चीज नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर जो सीसीएस पेंशन रूल 1972 यानी कि जो लोग को जीपीएफ मिलता है, जो लोग डेपुटेशन ऑब्जर्व एम्प्लॉई है, वो लोग सैबेटिकल शैल नॉट बी ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन। तो सैबेटिकल को क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन भी नहीं माना जाएगा। रिमूवल ऑफ डाउट्स, सैबेटिकल पीरियड शैल बी रेकॉन फॉर कैलकुलेटिंग, शैल नॉट बी रेकॉन फॉर कैलकुलेटिंग ग्रेचुइटी। सैबेटिकल पीरियड आपका ग्रेचुइटी के लिए भी कैलकुलेशन नहीं होगा।